put out our opinion polls. Welcome to another election show. The morning show is in Shimla. We are here for the next 5 days and we are going to be covering the Himachal Pradesh elections. The state goes to polls on November 12th and there are 68 seats here. पिछली बार 2017 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 44 went to BJP, 21 came to Congress and usually the tradition in Himachal is कि incumbent government वापस नहीं आती है. So we're going to be getting you lots of conversations, lots of insights and lots of fun stuff on the Himachal Pradesh election. Atul, please do the honors of introducing our special guest today. तो जैसा हमने पिछले तमाम अनदर इलेक्शन शो में किया, मॉर्निंग शो में वहाँ के स्थानीय जो जर्नलिस्ट थे, जो वहाँ के और स्थानीय इंटेलेक्चुअल्स एकेडमिया के लोग थे, उनसे उस स्टेट के बारे में जानकारी हमने आप तक पहुँचाई. उसी तरह से इस बार हम हिमाचल प्रदेश आए हैं. शिमला में हमारे साथ यहाँ के दो ख़ास पत्रकार हैं, मेहमान हैं हमारे साथ. आज हमारे साथ अर्चना फुल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं. 20-25 साल से यहाँ पर पत्रकारिता की है इन्होंने अलग अलग मीडिया संस्थानों में. इसके अलावा हमारे साथ अधीर रोहल हैं. आप कई सारे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं. भास्कर के साथ हाल तक जुड़े रहे हैं, दैनिक भास्कर के साथ. अभी फ़िलहाल स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं. तो इन दो मेहमानों से हम जो हिमाचल की जो राजनीति है, मुख्य रूप से उसके क्या मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे. सबसे पहले अर्चना जी, क्यों ना आप थोड़ा सा हमें अगर ब्रीफ में हमारे जो दर्शक हैं उनको बता पाएँ कि हिमाचल छोटा स्टेट है लेकिन यहाँ पर जो पार्टियां हैं और जो लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं, ब्रीफ में समझा पाएँ हमें. जी, हिमाचल प्रदेश जैसे आपने कहा कि छोटा स्टेट है और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दो मुख्य पार्टियां हैं. कांग्रेस का ही दबदबा हुआ करता था यहाँ, लेकिन 1977 में पहली बार जो है नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हिमाचल को मिला था, शांता कुमार जी, जो बाद में फिर बीजेपी के लीडर रहे, दोबारा भी मुख्यमंत्री बने वो. लेकिन मुख्य तौर पे कांग्रेस और बीजेपी. और 1985 के बाद अगर आप देखें तो ट्रेंड यही रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी. तो 5 साल बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी स्टेट होने की वजह से यहाँ मुद्दे भी बहुत छोटे रहते हैं. छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं अपने एमएलएज़ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं. टू की इश्यूज अगर आप बताना चाहें, कोई दो मुद्दे जो आपको लग रहे हैं बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं लोगों के दिमाग में प्ले करते हुए. देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हिमाचल प्रदेश में इस बार जो बना दिया है एम्प्लॉयज़ ने, दैट इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम. कि बहुत सारे लोग जो हैं और सरकार का उस पर थोड़ा पॉजिटिव रवैया नहीं रहा. तो ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ अ बिग इशू इन हिमाचल. और यहाँ देखिए 2 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ हैं और हर घर से मैं तो ये कहूँगी कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. और 2003 के बाद जो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में आए उनके लिए पेंशन नहीं है. जैसे सबको पता है पूरी कंट्री में ही ये डिसकंटिन्यू हुई थी. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया, तो यहाँ के लोगों को भी उम्मीद हो गई थी कि हमें भी मिलेगी. और दूसरा मुद्दा मैं ये कहूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हर बार एक मुद्दा रहता है. अभी भी आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 लाख या 9-10 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड्स हमेशा होते हैं और हर इलेक्शन में ये मुद्दा रहता है. और आई थिंक अराउंड 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एवरेज कंट्री का 7 है, ऐसा कुछ. जी, यहाँ ज़्यादा. आप बताइए कि मेन इश्यूज. एंड वन थिंग वी वर डिस्कसिंग बिफोर रोलिंग कि हिमाचल में ये हमेशा चेंज क्यों होता है. बीजेपी को डिस्कार्ड, फिर कांग्रेस आई तो कांग्रेस को डिस्कार्ड बीजेपी. सो ये साइकी हिमाचलीज की. उसका रीज़न ये है कि एक तो हर इंडेक्स पे जो हिमाचल है वो बहुत ही अच्छे एक स्टैंड करता है. और दूसरा ये है कि यहाँ के लोग के साथ एजुकेशन जो है और उनके अपने जो लोकल इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ के साथ कनेक्ट रहते हैं वो लोग, कि उन्हें नेशनल इश्यूज़. और एक अच्छी बात हिमाचल की ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता.
यहाँ हिंदू मुस्लिम पे जो पॉलिटिक्स करने आएगा कोई भी पार्टी, वो हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर हैं और यहाँ माइनॉरिटीज़ अगर हैं भी तो बहुत कम हैं। और उसके बाद जो हमारे इश्यूज़ हैं कि लोकल इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है लोगों का, उन्हें अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम, अपने जैसे अर्चना जी ने कहा कि लोकल एमएलएज़ यहाँ एक्सेस बड़ा अच्छा है कि लोकल एमएलएज़, लोकल मिनिस्टर्स के छोटी कंस्टिट्यूंसीज़ है और एक्सपेक्टेशंस रहती है, और अगर आप मेरे लोकल एमएलए हैं और आपने मेरी बात नहीं सुनी, और यहाँ इतनी बड़ी जल्दी बातें तैर जाती हैं हवा में कि आप माल रोड पे लोकल एमएलए, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपने मुझे इग्नोर किया, तो वो बात अगले आधे पौने घंटे में उस कॉन्शियस तक पहुंच जाएगी कि वो अधीर यहाँ से शिमला गए थे और उस लोकल एमएलए ने उसकी बात, उसको इग्नोर किया, उसकी विश तक नहीं सुनी। तो वो चीज़ें इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट रहती जैसा है हैं। ना, छोटी ये स्टेट है। सेम चीज उत्तराखंड के बारे में भी कहते हैं कि हमेशा शिफ्ट, लेकिन उत्तराखंड में इस बार चेंज हो गया, तो बीजेपी इज आल्सो सेइंग इस बार हिस्ट्री बदलेगी। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल में बड़ा अंतर है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि उत्तराखंड को बने 22 साल हो गए, लेकिन आज उत्तराखंड कहाँ है? 1971 में हिमाचल बना और 93 अगर वो 22 साल में देखूं पिछले, तो 1993 में कॉलेज में था, तो उन कॉलेज के दिनों तक हिमाचल कहीं का कहीं ग्रो करके पहुंच चुका था, लेकिन आज उत्तराखंड वहीं का वहीं है। उत्तराखंड अपने साथ यूपी का जो कल्चर लेकर आया, वो जो अडॉप्ट करके रखा ब्यूरोक्रेसी ने और वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, आज उत्तराखंड अधीर जी ने हम उत्तर प्रदेश वालों को बुरी तरह से एकदम खारिज कर दिया है। ये बहुत भयानक खराब उत्तर प्रदेश वालों का कल्चर है और उसका शिकार उत्तराखंड हो गया। बाय द वे, तो एक चीज़ अधीर जी, आप लोग इस बात से निकल के आया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पर मैं इसलिए थोड़ा सा आप दोनों लोगों से और विस्तार में बात करना चाह रहा हूँ कि हिमाचल वो स्टेट है जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आर्म फोर्सेस में लोग जाते हैं और सरकार ने एक बड़ी अलग सी बहुत नई योजना अग्निवीर जारी की है। उसको लेकर कितना अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यूथ बहुत बड़ी आबादी है, जैसा मैंने बताया 9% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तब वो लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आकर्षित कर पा रहा है या कि लोगों में गुस्सा है क्योंकि अब इतनी शॉर्ट टाइम का कमीशन है कि लोगों को लगता है यार आर्मी की अब तो जॉब का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप देखिए कि 68 से 72 लाख के भी जो नए सेंसेस आएंगे, हमारी पॉपुलेशन स्टेबल सी रहती है। 91 से लेकर 2011 तक हमेशा हम यही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि 68 से 72 लाख के बीच हमारी पॉपुलेशन है, और आज जो हिमाचल में बेरोज़गारी है 9.5 लाख बेरोज़गार है, और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है 9.25 है, और इंडिया का जो है वो 7.17 है, राइट। तो वो जो 9.5 लाख बेरोज़गार है, उनके परिवार आप साथ में देख लीजिए, ठीक है, तो उनके परिवारों के भी अगर उनको 2 से भी डिवाइड करें तो 18 लाख वोटर तो वो होते हैं। अग्निवीर इसलिए बहुत बड़ा इशू है कि हिमाचल से अभी भी आर्म्ड फोर्सेस में हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं हर रैंक पे, और अब ये लगने लगा, और जैसे फ़ौज की भर्तियां हैं, पिछले कुछ 3-4 साल से फ़ौज में भर्तियां नहीं हो रही हैं, रोकी गई हैं, और फ़ौज की जो भर्तियां होती थी, और हर अनएम्प्लॉयमेंट आदमी ये चाहता है कि 18 साल या 16 साल के बाद में दौड़ता भागता है वो। आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोस के राज्यों में वो कोचिंग लेने जाते हैं, आप बिलासपुर जाएंगे, हमीरपुर जाएंगे, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन हुआ क्या है उसके बाद कि आर्म फोर्सेस में हमारी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, हर भर्ती रुकी पड़ी है। तो और अब जो अग्निवीर ले आए हैं उसके बाद बच्चों में ये है, और उसका सिर्फ अग्निवीर का यही नहीं है कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में गया है वो इशू, वो हर आदमी को लगने लगा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी तो क्या हम 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद क्या हमें घर भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी, एग्जैक्टली जो एक ये एक बिकॉज़ ये पहला इलेक्शन है मेरे ख्याल से ना अग्निवीर। एग्जैक्टली डू यू थिंक कुछ दिखेगा इस इलेक्शन में उसका इफेक्ट? देखिए जी देखिए, मतलब हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखें, एक मैं दूसरे एंगल से आपको अगर बताऊं, यहाँ के लोग जो हैं, जैसे उत्तराखंड का कंपैरिजन रोहल जी ने किया, उत्तराखंड से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं बाहर ग्रो करने के लिए। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम यहीं शांति से रहें, तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाना चाहते, एंड दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, आर्मी जॉब्स, और उनको लगता था कि लॉन्ग टर्म एक हमारे लिए अच्छी जॉब है कि हम स्टेबिलिटी से अपनी स्टेट में अच्छे से पीसफुली रह सकते हैं। तो अग्निवीर का एक वो जो इम्पैक्ट है कि लोगों को लगने लग गया कि दिस इज़ वेरी अनस्टेबल काइंड ऑफ
थिंग, तो उससे भी इम्पैक्ट तो हुआ है। और दूसरा जो उसमें ये ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी उसी से जुड़ा है ना, कि आप 4 साल की आप बात कर रहे हैं, कहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे को 60 साल के बाद भी पेंशन दी जाए, तो वो इट्स वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी हेयर। सो न्यूज़पेपर्स को देखते हैं थोड़ा। लोकल यहाँ का एक अखबार है ये दिव्य हिमाचल, तो थोड़ा सा इसके बारे में और इस पर विज्ञापन की बात करेंगे हम थोड़ी देर में। मोस्टली प्रियंका का ही देख रहे हैं वैसे विज्ञापन हर जगह। आज उनकी रैली है और नहीं, बीजेपी की भी रैली है, हाफ पेज रैली। इसमें दिव्य हिमाचल में भी है, अमर उजाला में भी है अंदर, और बैनर एडवर्टीजमेंट भी है यहाँ पर बीजेपी का। प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू सोलन। हाँ, तो आज 2 जनसभाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुंदरनगर में है एक और दूसरा सोलन में है। और कांग्रेस पार्टी ने जो फुल पेज ऐड दिया है इसमें, उसने कांग्रेस की 10 गारंटी, ये एक तरह का इनका मैनिफेस्टो है। तो अगर इनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको देखा होगा, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी जिसका जिक्र आप कर रहे थे। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट बिजली फ्री, और बागवान तय करेंगे फलों की कीमत युवाओं के लिए। तो ये 10 जो योजनाएं हैं, इनके बारे में आप लोग अगर थोड़ा सा बता पाएँ कि ये लोगों से कितना कनेक्ट करती हैं, कितने बड़े मुद्दे हैं लोगों के। दोबारा से अगर हम वहीं पर आए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और जो बागवानी है, हम सब जानते हैं सेब, एप्पल जो है हिमाचल होता है या कश्मीर होता है, तो कश्मीर का एप्पल जो है पिछले कुछ सालों से मार्केट में नहीं आ रहा। और जो हिमाचल में आप कहें कि 6 ज़िले, शिमला हो गया, किन्नौर हो गया, अब लाहौल स्पीति के कुछ ज़िलों में होने लग गया, मंडी का कुछ हिस्सा, सिरमौर और कुल्लू, तो 20 कंस्टिट्यूएंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एप्पल भी इशू है। एक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अनएम्प्लॉयमेंट या सारी चीज़ें, तो एप्पल भी एक बहुत बड़ा इशू है। और क्या की इशू है एप्पल ग्रोवर्स का? बिल्कुल, जो इशू बना पिछले 10-15 सालों में अदानी के आने के बाद, ये जब से अदानी आए, इनके कोल्ड स्टोरेज हुए, और उसके बाद यहाँ के जो हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, जो एप्पल बेल्ट के लोग हैं, वो डिमांड करते रहे कि हमें कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाए ताकि हम यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। होता क्या है कि जुलाई अगस्त में यहाँ का एप्पल ग्रोअर अपने एप्पल को उन्हें बाहर भेजना पड़ता है, और बाहर के कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज में भेजना पड़ रहा है। वो डिमांड कर रहे थे कि जब अदानी को आप सब्सिडी देके कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बना सकते हैं, तो अदानी की जो कोल्ड स्टोरेज है, तो उसमें 25 to 33% हमें भी हिस्सा दिया जाए, ताकि हम अपना एप्पल वहाँ रखें। वो भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि अदानी हमारा जो एप्पल सीज़न है वो जुलाई के आसपास शुरू होता है, 10-15 जुलाई के आसपास, और एप्पल आना शुरू होता है। और जब बल्क में एप्पल आता है उस टाइम अदानी आते हैं मार्केट में। तो पहले जब कोई भी चीज़ कम होगी मार्केट में तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी होगी और चाहे जैसी भी होगी। लेकिन जब अदानी आते हैं, इस साल क्या हुआ कि जो एप्पल 82 से 88 रुपये जा रहा था, जब अदानी मार्केट में आए तो अचानक उन्होंने रेट गिराकर 66 रुपये किलो कर दिया। 1 किलो पे ही एप्पल ग्रोअर को सीधा 22 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो जो रिजेंटमेंट है एप्पल ग्रोअर्स में, आज भी यहाँ बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए शिमला में, और यहीं होने थे क्योंकि ये कैपिटल भी है, और यहीं के लोग आसपास के जो ज़िले हैं यहाँ पर आए। और उसके बाद जो कार्टन था जिसमें एप्पल बॉक्स होते हैं, ये पहली बार हुआ कि शराब की पेटियों में हिमाचल के लोगों को सेब मार्केट में बेचना पड़ा। कार्टन का क्या, क्यों शराब के उसमें क्यों? एग्जैक्टली होता है कि एप्पल के लिए कार्टन चाहिए, बॉक्स चाहिए। जो हम देखते हैं, आप दिल्ली में, मैं शिमला में, मैं खुद शिमला में रहता हूँ, तो मुझे जो एप्पल ख़रीदना पड़ता है वो आप बिलीव नहीं करेंगे 150 से 250 रुपये किलो, अगर अच्छा एप्पल लेना है। अर्चना मैम भी जानते हैं क्योंकि वो मार्केट से घूम के आता है, और एक कार्टन उसका बॉक्स होता है 5 किलो से 22 किलो तक का। तो जो एप्पल ग्रोवर है उसको कार्टन चाहिए होता है एप्पल को पैक करने के लिए, उसमें ट्रेज लगती हैं, अंदर ट्रेज होती हैं। तो इस बार क्या हुआ, ये डिमांड करते रहे ग्रोवर्स कि हमें टाइमली कार्टन्स दीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट थी, ये भी या पिछली गवर्नमेंट भी, इसी गवर्नमेंट की बात नहीं, पिछली गवर्नमेंट के टाइम से लेकर ये होता रहा कि ग्रोवर्स को कार्टन नहीं मिला, और उस पर जो सब्सिडी की डिमांड कर रहा था, इस बार सब्सिडी तक नहीं मिली। वो भी इसलिए क्योंकि सेम वही चीज़ आ रही है कि अडानी कार्टन्स नहीं यूज़ करते, वो एक बहुत बड़ी ट्रे यूज़ करते हैं जिस पे कम से कम 1 क्विंटल एप्पल जाता है, और वो हॉर्टिकल्चरिस्ट को जिनसे उन्होंने ख़रीदना है उनको पहले पैसे कुछ एडवांस दे देते हैं, और उनके पास वो पूरी ट्रेज होती हैं पड़ी हुई, वो प्लास्टिक की ट्रे है वो है। लेकिन जो बाहर बेचना चाह रहा था या किसी कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाना चाह रहा था, उन्हें वो बॉक्सेस नहीं मिले। तो उसका क्या हुआ, हालत ये हुई कि उसके बाद दोबारा से उन्हें जब बॉक्स नहीं मिले मार्केट में,
तो उन्हें शराब की पेटियां तक खरीदनी पड़ी और उसमें एप्पल अपना भेजना पड़ा। आपका क्या कहना है अबाउट दिस प्रियंका गांधी's ad and the demands they're making and Priyanka Gandhi's local connect, is there a good local connect she has here? वैसे प्रियंका गांधी को लोग जानते हैं कि यहाँ मशोबरा के पास उन्होंने अपना घर बनाया है, छराबड़ा में मेरा ख्याल। और इतना तो लोगों को है कि कनेक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ हिमाचल के लोग जो हैं इंदिरा गांधी से भी बहुत अटैच्ड रहे हैं। और इसी स्टेज से यहाँ साइड पे जहाँ से रैलीज़ होती हैं हिमाचल को स्टेटहुड उन्होंने अनाउंस किया था। तो एक कनेक्ट इंदिरा गांधी परिवार से हिमाचल का हमेशा रहा है। और प्रियंका गांधी ने जब यहाँ चूज़ किया था घर बनाना, तो भी शायद लोगों को थोड़ा लगा कि हमारी स्टेट को चुना है, तो वो कनेक्ट एक बरकरार रहा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि इतना ज़्यादा उनका लोकल्स के साथ वो नहीं है कि वो आती भी हैं सोनिया गांधी और प्रियंका तो अपने घर तक ही सीमित रहती हैं। नॉट लाइक यहाँ पे कुछ नॉट लाइक ये, हाँ जी, हाँ प्राइवेट रहता है। और जहाँ तक ये आपने बात की इसकी, तो मैं इसमें दिव्य हिमाचल देखिए इसकी काफ़ी अच्छी सर्कुलेशन है। और मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा अखबार था जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल का पहला अखबार, हाँ, हिमाचल का जो जिसे हम कह सकते हैं कि पहला अखबार था 1998 में। 1998 में। और काफ़ी अच्छा इसने पिकअप किया, क्योंकि आप देखें अब तो लोकल न्यूज़ का ही दौर है कि हम लोकल से लोकल न्यूज़ जो है लोग पसंद करते हैं, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। तो काफ़ी इसने पिकअप किया था दिव्य हिमाचल में। अच्छी बात अर्चना मैम ये है कि आज कल की अखबारी दुनिया में जहाँ कमर्शलाइज है कि इसने अपने आप को सस्टेन करके रखा है। सबसे मुश्किल होता है अखबारों की दुनिया में, हम सब अखबारों से रहे हैं, कि अखबार को सस्टेन करना। तो दिव्य हिमाचल ने, हम कह सकते हैं कि पिछले 25-26 साल से यहाँ पर हिमाचल में सस्टेन करके रखा है, वो एक बड़ी बात रही है। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मेन न्यूज़पेपर्स, हिंदी न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड फ्रॉम हिमाचल। And what about quickly if you want to say something on the Congress promises? मैं इसमें एक बात जो इन्होंने ये 1500 वाली वुमेन के लिए कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विमेन है हिमाचल में, देखो अब अगर आप पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स देखें तो विमेन वोटर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल 48% है, ऑलमोस्ट इक्वल टू मैन। पॉपुलेशन भी वैसी ही है। और विमेन की अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें हर इलेक्शन में, तो वो मेन से 5-6% ज़्यादा रहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इलेक्शंस। और इसी और प्राइस राइज जिस तरह से हुआ है, एवरी वुमेन यू नो शी स्टार्ट्स अ डे विद द किचन इन द मॉर्निंग। और हिमाचल में तो गाँव में महिलाएँ रहती हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, आप देखिए इट वॉज़ दी ओनली स्टेट जहाँ महिलाएँ जो हैं 70 ईयर्स से ऊपर वाली लेडीज़ भी मनरेगा में काम करने आई थी कि दे वांट कैश, कि घर में उनके पास कैश नहीं होता, दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब। तो उस वजह से मनरेगा में भी बहुत ओल्ड लेडीज़ भी आई। तो मुझे लगता है उसी ट्रेंड को देखते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को कि 1500 रुपये हम हर महिला में मानती हूँ कि शायद वो महिलाएं जिनकी कोई वैसे इनकम नहीं होगी, मे बी दे हैव अ बीपीएल या दे कैटेगराइज। एक चीज़ और है, थोड़ा बड़ा मुझे दिलचस्प लगा, और नेशनल ट्रेंड के हिसाब से देखें तो वो जो राष्ट्रवाद का जो खांचा है उससे थोड़ा बाहर जाता है। देखा कांग्रेस का 10 पॉइंट में एक वादा ये भी है कि हर जिले में 4 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुलेंगे। तो आज तो हिंदी राष्ट्रवाद का भी दौर है ना, हिंदी हमारी भाषा, एक देश एक भाषा की बात की जाती है, तो उसमें अंग्रेजी स्कूलों को खोलने का ये, या लोगों को एस्पिरेशन है यहाँ पे हिमाचल की हमें अंग्रेजी सीखनी है। बिल्कुल है। अब उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने जैसे पहले भी शेयर किया आपसे कि लिटरेसी अच्छी है, और बेशक लेबर क्लास भी है भाई यहाँ पर हिमाचल में, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है और भेजता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम हाँ, और उसके बाद वो चाहता है कि मेरा बच्चा अब इंग्लिश मीडियम स्कूल तक जाए। ठीक है, तो वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए हम भी मानते हैं जर्नलिस्ट होकर भी, और हर आदमी मानता है कि हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी सवाल है, तीसरा पानी है। ठीक है, तो अगर कांग्रेस ने ये इशू पकड़ा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने वही चीज़ पकड़ने की, अब हर पार्टी पकड़ने की कोशिश कर रही है। और अच्छी बात ये है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आम जनता के बुनियादी मसलों की तरफ आ रही है, हवा में बातें नहीं। जो पहले आज से 10-15 साल पहले होता था कि हम हवा में राष्ट्रवाद ले आएंगे, हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, वो चीज़ें हिंदू मुस्लिम से हटकर अब दोबारा से लोगों को और राजनीतिक दलों को समझ आ गया है कि अगर हमें जीतना है तो हमें लोगों के जो बुनियादी मसले हैं, बिजली, शिक्षा, पानी, सड़कें, एजुकेशन, इन पे आना पड़ेगा। तो जो कांग्रेस आई है अब आहिस्ता आहिस्ता
मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा लेबर क्लास, सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखिए जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्टैंडर्ड शायद उतना बढ़ नहीं पाया, और मीडियम भी वहाँ हिंदी रहा। तो बहुत कम लोग, जितने यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी जिसकी थोड़ी सी इनकम ठीक है, वो बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं कि वहाँ इंग्लिश मीडियम है और थोड़ा मैनरिज्म्स वाला भी एक फैक्टर रहता है, और आपको फिर कॉलेज में जाना है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे लोग अपने बच्चे यहाँ डालना चाहते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आप भाषा सीख रहे हैं। कोई भी भाषा सीखे, हिंदी तो हमारे लिए कंपलसरी है यहाँ पे। यार कोई भी भाषा है, अच्छी बात है। अगर कोई भाषा, हिंदी से बुराई नहीं है, हिंदी हमारी भाषा है। एक क्विकली पूछना था मुझे, क्योंकि हम आम आदमी के मुद्दों की बातें करें, तो वी शुड टॉक अबाउट आप, व्हिच इज क्लेमिंग कि इट्स गॉट थर्ड एंट्री, कि बायपार्टिसन कॉन्टेस्ट में एक थर्ड फैक्टर आगे आया है या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, इज इट? मुझे नहीं लगता कि दे विल मेक अ बिग डिफरेंस। लाइक थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वो कुछ वोट्स ले जाएंगे, लेकिन हिमाचल जैसे कि एक छोटी स्टेट है, यहाँ पे पॉलिटिकल फेसेस लिमिटेड हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो एक मंशा थी कि हम पोचिंग करेंगे, वो नहीं हो पाई। और नए सिरे से अगर आप कोई फेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हिमाचल में, तो इट टेक्स टाइम। उसकी वजह आम आदमी पार्टी की ये रही कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अफरा तफरी में, और जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली कम्प्लीटली एक अर्बन स्टेट भी नहीं कहेंगे, एक शहर है, अर्बन कल्चर है वहाँ का। पंजाब में उन्होंने 3-4 इलेक्शन लड़े, और पंजाब में तंग आ चुकी थी पंजाब की जनता कि उन्हें कोई ऑल्टरनेट चाहिए था, तो उन्होंने वो चुना। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी आई और कब गई यही पता नहीं चला। यही पता नहीं चला कि आम आदमी पार्टी कब आई, और वो टोपियां जो आई थी। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अगले 10 से 15 साल हिमाचल में, जिस पार्टी ने अब जो तरीका अपनाया है, और जो पंजाब के साथ ना हिमाचल का बड़ा क्लोज रिलेशन है, पंजाब का और हिमाचल का, हम साथ ही रहे हैं, और पंजाब से हम सीखते भी हैं, वो हमसे सीखते हैं। आपस में बहुत ज़्यादा रिश्ते रहे हैं, और पॉलिटिकल भी हर तरह से। और जो पंजाब में पिछले 1 साल में हुआ है, जिस बात पे आम आदमी पार्टी नशे पे बात कर रही थी, वो नशा नहीं रोक पाए। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पे बात करते थे, उस बेअदबी पे कुछ नहीं किया भगवंत मान ने, ना केजरीवाल ने। तो हिमाचल की जनता समझ गई कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा धोखा देने जा रही थी, जो देश को देने जा रही थी, और जो हिमाचल के साथ होना जा रहा। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने ये सोचा था, जैसे अर्चना मैम ने कहा, कि कांग्रेस और भाजपा से उनके पास लोग आएंगे। वो नहीं हुआ। कांग्रेस और भाजपा से अगर गए भी, कोई इधर उधर गए होंगे। उल्टा हुआ ये कि आम आदमी पार्टी में जो लोग थे, वो वापस भाजपा और कांग्रेस में आ गए। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अब मैं इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, क्योंकि आपने लोगों के आने जाने स्विचिंग की बात की पॉलिटिकल। तो हालांकि हिमाचल में पार्टियां बदलने का इतना बड़ा कल्चर नहीं है जिस तरह के हमने गोवा या कुछ और जगहों पे देखा। फिर भी एक चीज़ देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से, क्योंकि सरकार में है, मैंने सुना 10 लोगों को तो उन्होंने सिटिंग MLAs और उनके टिकट काटे हैं, 11 लोगों के। 5 ऐसे हैं जो रेबल लड़ रहे हैं, जिनको पार्टी ने निकाल दिया, 5 MLAs को पुराने। एक उसमें अभी हाल फिलहाल में पार्टी से जिनको निकाला है, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये जो इंटरनल फैक्शनलिज्म चल रहा है, जो बंटवारा है भारतीय जनता पार्टी की, ये क्या उनको, उनकी स्थिति को सुधारने का काम करेगा या और ख़राब करेगा? देखिए, रिबेलियन वैसे तो किसी भी पार्टी में वो ख़राब ही करता है, इनिशियली तो वो ख़राब करेगा। बट हिमाचल में एक ट्रेंड ऐसा भी रहा है कि जैसे अब बीजेपी का रेबल है, सपोज़ 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से 2 में बीजेपी के रेबल्स जीत जाते हैं, तो यही ट्रेंड यहाँ रहा है कि वो वापस अपनी ही पार्टी में जाने को प्रेफर करते हैं। तो शायद दोनों पार्टीज ये मान के चली हैं कि अगर रिबेलियन भी है तो बाद में वो लोग हमारे साथ ही मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर रेबल जो है वो जीत नहीं रहा, तो एक पार्टी को डैमेज वो कर देता है। इनफैक्ट इससे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जो कि कह रही है कि इवन द JP नड्डा's कॉन्स्टिट्यूंसी में इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज रेबल्स में स्पेल ट्रबल फॉर बोथ द पार्टीज। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रेबल्स हियर, एंड इवन द BJP president is finding it difficult in his own constituency to contain rebellion, and there is some sort of fractionalism which may damage, I mean it may damage or not, we don't know, but it's not a cakewalk. पर इतना बड़ा, मतलब इतना जो चल रहा है इंटरनल फैक्शनिज्म बीजेपी में बहुत उभर कर दिखा है अभी। इस बार, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग इस बार जो है बीजेपी क्यों जिसे कहते थे और माना भी जाता था कि बहुत अनुशासित पार्टी है,
और 29 को जब अर्चना मैम भी जानते हैं विड्रॉल थे जिस दिन आखिरी दिन, तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिमला आना पड़ा उन्हें, महेश्वर सिंह को बुलाया और सिर्फ एक आदमी को मना पाए। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में इस वक्त 21 जगह पे अपने मतलब इतना बड़ा पार्टी के अंदर जो विद्रोह हुआ है, और वो भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश में 21 इनके बागी कहें रेबल्स हैं वो लड़ रहे हैं 21 सीटों पे, और उसमें से अर्चना 21 1/3 अगर हम मान के चलें तो वो बहुत बड़ा है। और जैसे अर्चना मैम ने कहा कि जेपी नड्डा का जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट और होम सिटी है, वहाँ पर सुभाष शर्मा को त्रिलोक जम्वाल के सामने आना पड़ा। भाजपा में हुआ क्या, इसे प्रयोग कहें या कुछ भी कहें, कि भाजपा इस बार हो सकता है उसके कुछ अच्छे नतीजे भी आए कि इन्होंने माइनस धूमल माइनस शांता एक नई भाजपा बनाने की कोशिश की है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेकर। अब उसको जनता कितना स्वीकार करती है और किस तरह से वो नतीजे आते हैं, क्या नतीजे 5 हैं। साल का थोड़ा सा ये भी बताइए, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर के How तौर is पर it? कैसे काम किया उन्होंने? How is his उनकी record उन्होंने been? बना पाया And how कुछ? is BJP's record been in BJP? जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे तो सब ये मानेंगे कि बहुत उम्मीदें थी लोगों को उनसे कि एक नया चेहरा है, एंड इट इज़ अ चेंज ऑफ एरा कि धूमल जी पीछे हो गए और जयराम ठाकुर यंग फेस एक बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री दिया। और उनका ये कहना था कि हमने 15 साल के लिए एक लीडर को हमने हिमाचल में ला दिया आपके तैयार लिए। कर दिया है। So next 15 years, Yeah. they're planning. लेकिन हुआ ये कि ब्यूरोक्रेसी और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी पकड़ है वो इन 5 सालों में इतनी ज़्यादा वो कर नहीं पाए। हालांकि बहुत ही सरल मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो है, आप ही इज़ वेरी वेरी सिंपल टू टॉक टू, और बहुत अच्छे इंसान हैं अगर आप बात करेंगे उनसे। लेकिन अच्छा होना और एक अच्छा नेता होना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो उस तरह की उनकी मैच्योरिटी लेवल जो है सरकार में नहीं दिखा। बल्कि अब देखिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम में जब एम्प्लॉयज़ ने बहुत ज़्यादा विद्रोह भी किया, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, तो जयराम ठाकुर जी ने एक बयान जो आजकल इलेक्शन में बहुत चल रहा है, उन्होंने कहा कि अगर आपको पेंशन चाहिए ना, जब लोगों ने कहा कि नेताओं को तो मिलती है 5 साल के बाद, तो हमें क्यों नहीं मिल रही है, इतने साल हम जॉब करेंगे, तो उनका कहना था कि आपको पेंशन चाहिए तो आके इलेक्शन लड़ो पहले, हमारी तरह इलेक्शन लड़के हमारी तरह लड़के इलेक्शन दिखाओ। तो दैट वाज arrogance. नॉट अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट। Not sensitive. हाँ जी। Politically वो ये correctness कहते में- रहे या। पिछले 3 साल से कि मुझे तो 2.5 साल मिले। और राजनीति जैसे हम कहते हैं कि राजनीति में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। राजनीति या खेल का मैदान हो, जब आप खेलने चले गए हो, मैं कहूँ कि मैं ऐसे आउट हो गया या मुझे इतना ही समय मिला, कोविड आ गया, तो कोविड तो पूरे दुनिया के लिए आया, ठीक है ना, हिमाचल के लिए अकेले थोड़ा ना कोविड आया था। तो जयराम ठाकुर बीच में कि बहुत ही एक एक्सेस उनसे अच्छा है, सादा अच्छे आदमी हैं, मिलनसार आदमी हैं, आप भी मिलने जाओगे कल कोई मिलने, लेकिन राजनीति में वो चीज़ें नहीं चलती। और उनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं जो बहुत बड़ी रिजेंटमेंट लोगों के बीच क्रिएट की है, और ऐसी ऐसी बातें, और हर टाइम ये कहना कि मुझे 2.5 साल ही मिले, मुझे तो 2.5 साल मिले, तो 2.5 साल कहने का कोई मतलब नहीं लेकिन होता। जस्ट 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन कि शिमला में जब इनकी सरकार बनी थी तो वाटर क्राइसिस हुआ था, बहुत सिवियर वाटर क्राइसिस दुनिया भर में। दुनिया में उसके चर्चा हुआ। और 7-7 दिन 15-15 दिन हम लोगों को पानी नहीं मिला। छुट्टियां करनी पड़ी शिमला के छुट्टियां। स्कूलों में। तो उस समय में आप ये देखें कि ही वॉज सो सिंपल एज अ चीफ मिनिस्टर कि अपनी टीम बना के ऑफिसर्स की उनको ये सॉल्व करने के बजाय वो खुद ही सारा दिन इसको मॉनिटर करते थे। तो ये एक अच्छी बात भी वो भी है, अच्छी चीज़ें थी। लेकिन एज अ लीडर लाइक यू नीड टू हैव सम टीम टू need हैंडल to द delegate थिंग्स, work. You यू can't नीड टू डेलीगेट वर्क। micromanage. और ऐसे ही कोविड में भी ऐसा ही हुआ कि वो अपने आप ही सारा मतलब दारोमदार उन्हीं पे था उन्हीं पे था। कि ही हैज़ टू डू इट। तो दैट वे ही इज़ अ वेरी गुड वर्कर, वेरी हार्ड वर्किंग। द ओनली थिंग इज़ पॉलिटिकल मेच्योरिटी अभी धीरे धीरे वो आएगी। One quickly, I wanted to know, another star BJP campaigner will be Anurag Thakur. He's INB minister. He's Yeah. from here. His father is a great leader, known, well known. So how is his connect with local people when he goes in campaigns? Does it? ही इज़ अ 4-time MP और वो मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने अपने आप को मुझे लगता है आफ्टर बिकमिंग मिनिस्टर काफ़ी चेंज किया है। और लोगों के साथ एक पहले जैसा लगता था कि अनुराग ठाकुर एक हाई प्रोफाइल MP हैं हिमाचल से, ही वॉज इज़ अ यंग फेस। तो लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी देखने लगे हैं कि ही इज़ अ पोटेंशियल कंटेंडर फॉर चीफ मिनिस्टरशिप इन द कमिंग ईयर्स। कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा इसमें और बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ के इलेक्शंस के नंबर, वो थोड़ा सा मैं बता दूँ।
तो अभी जो स्थिति है इसमें 412 टोटल उम्मीदवार हैं, जिसमें से 226 करोड़पति हैं। ये एडीआर ने अपनी हिमाचल की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें 226 करोड़पति हैं। हाँ, और जैसा कि अभी अधीर बता भी रहे थे कि लोग पढ़े लिखे हैं और ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत 92 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं इसमें से। और जो सबसे अमीर हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनके नाम बता दूं। इसमें एडीआर की रिपोर्ट बता रही है हमें कि बलवीर वर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा है 1 अरब 28 करोड़ समथिंग। चौपाल से हैं ये, शिमला से। अच्छा, और दूसरे नंबर पर विक्रमादित्य सिंह हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी संपत्ति 1 अरब और 10 करोड़ के आसपास कुछ है। ये विक्रमादित्य हैं जो मेरे ख्याल से वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और इसी शिमला रूरल से वो एमएलए है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। So usually politicians का business क्या रहता है, मतलब जैसे गोवा में when we see the rich politicians are either in mining, ये सब so उनके हिमाचल business में है। क्या रहता है politicians का? अर्चना मैम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कुछ तो हमारे जो पॉलिटिशियन है एनकेस्ट्रल है, एनकेस्ट्रल इनके साथ चीज़ें प्रॉपर्टी, जैसे विक्रमादित्य कहें या बलबीर कहें, तो बलबीर जैसे हैं कि इनका बैकग्राउंड भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं अपना साथ में। हर आदमी को काम करना चाहिए, पॉलिटिशियन भी हैं तो उन्हें भी काम करना चाहिए, अपना बिजनेस रहा है उनका। ऐसा कोई हमारा पॉलिटिशियन नहीं है जो रियल एस्टेट में है पंजाब की तरह, ठीक है। रियल एस्टेट में हमारा कोई नहीं है, कोई कॉरपोरेट नहीं है कि कॉरपोरेट से कहीं एफिलिएशन हो या वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट हो। शेयर तो जैसे मार्केट अडानी जिस आए हैं तो इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ होगा कुछ नेताओं के साथ, कुछ के जरिए? नहीं, अगर वो होगा तो हम सब जानते हैं कि अगर वो एफिलिएशन होगा तो किस लेवल पे होगा। यहाँ के जो लोकल एमएलएज या मिनिस्टर्स हैं उनके साथ नहीं है तो। लेकिन आज भी हिमाचल के अगर हम अपने मिनिस्टर्स कहें किसी पार्टी से हों, अभी भी ऑनेस्ट हैं, ये कहने में हमें अच्छा लगता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये भाजपा का हो, कांग्रेस से हो, कोई भी आदमी हो कि यार ये करप्ट है या बेईमानी से पैसा कमा रहा है। कमाता है, हर आदमी कमाता है, ग्रो करता है। हर बार ये एडीआर की रिपोर्ट आती है, हमें भी देखने को पता चलता है कि पिछली बार बलवीर वर्मा की प्रॉपर्टी इतनी थी, इस बार इतनी हो गई, कैसे हो गई। क्राइम के मामले में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत ऐसे तो बहुत शांत स्टेट है, कोई बड़ा क्राइम इस तरह की चीज़ें नहीं है, पर इसमें 92 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस बार बड़ा क्रिमिनल केसेस पर हैं। इसमें ना जो बहुत सारे अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल मामले भी होते हैं उसमें। जैसे आपने प्रोटेस्ट कर दिया तो वो द केस इज कोविड के रजिस्टर्ड। टाइम अगर हाँ, किसी ने कोविड के protest टाइम किया है, हो तो। कोविड के टाइम तो जर्नलिस्ट के खिलाफ भी बहुत सारी एफआईआर हुई। सो दैट इज नॉट अ मतलब क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, दैट इज ओनली कि आपने The state just- या So lots of monkeys here. या But one thing I wanted to ask you, Yeah. because आपने कोविड का जिक्र किया, न्यूज़ लॉन्ड्री ने काफ़ी रिपोर्ट भी करा था इस पे। जी जर्नलिस्ट पे बहुत एफआईआर्स फाइल हुई थी उस टाइम पे, जी रिपोर्टिंग के लिए। बहुत बेसिक सी रिपोर्टिंग अगर ये कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, किसी हॉस्टल में प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली एफआईआर्स पर फाइल। ये क्यों हुआ एंड यूजुअली गवर्नमेंट का रवैया कैसा है जर्नलिस्ट के प्रति हिमाचल प्रदेश में? वैसे अगर हम मतलब मुझे भी 27 साल हो गए हिमाचल में ही काम करते, तो गवर्नमेंट्स हैव बीन वेरी गुड टू जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट भी बड़े फ्रेंडली रहते हैं। नॉट दैट कि दे डोंट डू इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप एक बड़ी कॉर्डियल हमेशा गवर्नमेंट की भी रही है और जर्नलिस्ट की भी रही है। लेकिन कोविड में मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ कि बहुत टची हो गए थे सारे, कि उनको लगने लग गया था कि अगर कुछ भी हमारे खिलाफ आ रहा है तो इट इज़ ब्रिंगिंग डाउन आवर इमेज, कि एकदम सडनली ऐसा हो रहा है। तो जर्नलिस्ट वर डूइंग देयर ओन ड्यूटी, और बड़े जो लोकल लेवल पे जर्नलिस्ट जो काम कर रहे थे, दे वर ब्रिंगिंग आउट केसेस। तो मेरे ख्याल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पे केसेस रजिस्टर हुए। Great. But as such, you will say that the relationship between Yeah. media and government is cordial. Comfortable है। It's Comfortable है। not, very antagonistic. Yeah. Great. I think न्यूज़पेपर में बाकी चुनाव की ही खबरें हैं, विज्ञापन की बात हमने करी ली। आम आदमी पार्टी विज्ञापन में से पूरी तरह से गायब है, यहाँ अखबारों में विज्ञापन नहीं है। इसके अलावा फोकस गुजरात पे भी हाँ, है ना? उनका वो ज़्यादा लोग सोच फोकस रहे हैं कि गुजरात पे है। focus करना। डाइवर्ट किया है। बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सारे अखबारों में हैं। इसके अलावा बट एक मुद्दा जो मे बी यू वुड लाइक टू डिस्कस, लाइक इट्स बीइंग मेन इशू इन द हिमाचल इलेक्शंस, कि कांग्रेस पार्टी में जो वीरभद्र सिंह की एब्सेंस है, दे आर फेसिंग द हीट
हालांकि दे आर इमर्जिंग फ्रॉम दैट कि ठीक है, अलग अलग, जैसे इन्होंने पहले बता रहे थे आपको कि अलग अलग लीडर्स को स्टेप, मतलब कोई पीसीसी चीफ है, कोई कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपने अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो बाइंडिंग फोर्स मतलब One कांग्रेस face. में वन फेस They're missing. हुआ करता था, वो इस बार मिसिंग है और बीजेपी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ दैट. And usually what happens also is that while we were talking about the face, what happens in for BJP's advantage is also, even if they don't have a very popular strong face, Modi rallies in the last 3-4 days really helps the party. क्या यहाँ पर भी ऐसा है? देखिए 2017 के बाद उसमें हम 2019 भी मान लें, राइट, जहाँ पर भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन 17 के बाद जो मोदी राज्यों के इलेक्शन है, अगर मोदी के नाम पे हिमाचल में इलेक्शन हो या किसी भी राज्य में, तो मोदी के फेस पे हर राज्य भाजपा हारती गई है. मध्य प्रदेश हारे हैं, कर्नाटका हारे, कर्नाटका बाद में सरकार किस तरह से बनी, महाराष्ट्र हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, झारखंड हारे, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल तक. और अगर मोदी के नाम पे इलेक्शन होता ना राज्य का, हम मानते हैं कि जब अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे तब हो सकता है, लेकिन अगर मोदी के नाम पर अगर हम सोचें तो मोदी के नाम पर हिमाचल का असेंबली पोल नहीं होगा. हिमाचल While they have Jairam Thakur as a good face, Congress का वो वैक्यूम कौन फिल कर रहा है? नहीं, कांग्रेस में एक, जैसे अर्चना मैम ने कहा कि वो कमी थी, और वो कमी मतलब ठीक 1 साल पहले, आज के दिन से अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 साल 2 दिन पहले रिजल्ट निकले बाय इलेक्शंस के, और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि रूलिंग पार्टी होते हुए भाजपा 3 असेंबली सीट्स और 1 लोकसभा सीट वो हार गई. तब भी वीरभद्र सिंह नहीं थे, और तब भी भाजपा का ये कहना था कि इनके पास तो लीडर नहीं है, लेकिन तब भी कांग्रेस वो सीटें जीत कर आई, जबकि हिमाचल की हिस्ट्री में कभी होता नहीं है कि जो जिसकी सरकार हो वो अपनी सीटें हार जाए, लेकिन वो हारे. और अभी भी कांग्रेस में ये बीजेपी को जो उम्मीद थी कि वीरभद्र सिंह नहीं है और इनके तो 4 नेता है, लेकिन अब फोकस क्या किया है कांग्रेस ने कि अपनी सीटें जीतो, बाकी जो लीडर बनना होगा. कैंडिडेट कौन लग रहा है उनको? अगर Because they कांग्रेस have बना his पाती wife, है तो कौन हो सकता है? प्रतिभा सिंह. She is a Lok Sabha MP. Wife is a Lok Sabha Some MP. people are saying कि शील probably. या आई थिंक कांग्रेस का हमेशा से ये ट्रेंड रहता है कि कलेक्टिवली चुनाव लड़ो. पहले तो वीरभद्र होते थे तो लोगों को लगता था नहीं यही फेस होंगे, बट इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रैटेजिकली दे विल ब्रिंग यूथ टू द फ्रंट नाउ, क्योंकि सेकंड लाइन हिमाचल में रही नहीं कभी भी वीरभद्र सिंह के होते. तो सुक्खू हैं जैसे, या मुकेश अग्निहोत्री हैं. सुक्खू तो मुझे लगता है कि स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से ही वॉज वेरी एक्टिव इन NSY. ही वॉज NSY चीफ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, देन यूथ कांग्रेस, देन PCC चीफ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जो 5-6 साल वो रहे. तो नया चेहरा कोई ना कोई कांग्रेस मुझे लगता है लेके एक बड़ा दिलचस्प फ्रेंड, आप थोड़ा सा बीच में इशारा कर रहे थे कि बीजेपी की जो पूरी लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में, ABVP से ही सारा का सारा, नड्डा, जयराम ठाकुर और सारे के सारे लोग ABVP से ही निकल कर आए हैं. और मेरे ख्याल से ABVP का यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है शिमला यूनिवर्सिटी में. नहीं है. HP यूनिवर्सिटी, अर्चना मैम भी जानते हैं कि HP यूनिवर्सिटी की, और अगर अभी भी हम घूमने जाएं तो HP यूनिवर्सिटी एक बहुत अलग कैंपस है. आप या तो वो फ्रेगरेंस जो है या हवा में जो वो इश्यूज़ हैं वो JNU में मिलेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिलेंगे. नहीं, बात लेफ्ट की बात नहीं है, बात चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है. वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, DU में नहीं मिलेगा. JNU में मिल सकता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, HP यूनिवर्सिटी में मिल सकता है. और HP यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री रही है ये लेफ़्ट का गढ़ रहा है. जो हिमाचल में थोड़ा बहुत लेफ़्ट का जो है, एक MLA इनके अभी हैं, 11 सीटों पे इस बार लड़ रहे हैं, या जहाँ कहीं भी मूवमेंट इनकी दिखती है तो HP यूनिवर्सिटी ने लेफ़्ट को प्रोड्यूस किया है, और या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को. JP नड्डा भी HP यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं. उन्हीं ने ब्रेक किया था वो एक जो लेफ्ट वाला एक होल्ड जो था, वो मुझे लगता है JP नड्डा के आने के बाद ही वो ब्रेक हुआ था. 1982 में JP नड्डा वहाँ से 6 महीने के लिए अध्यक्ष बने थे. फिर 91 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती, फिर 2001 में जीती. बाकी लेफ्ट के पास HP यूनिवर्सिटी कैंपस रहा है, लेकिन HP यूनिवर्सिटी कैंपस और यहाँ के कॉलेजों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है. Great. So we'll see what happens with JP Nadda's constituency. Can he revive his college magic?
how he broke the left dominance there. But anyway, I mean, BJP is the dominant party here, jokes apart. We're going to be here for the next 5 days. Please watch out for all the morning shows that come to you. We'll also get you a lot of reporting from different rallies. We'll try and get you interviews, more conversations with people from here on important issues of Himachal Pradesh. आप देखते रहिए another election show. सब देख लिया. अब ये देखिए. Will we put out an opinion poll?